Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, अभी हमने एक lecture series complete की है which was related to all the current affairs. हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक complete किया है. जब सितंबर complete होगा तो हम उसके भी current affairs करेंगे. और अब से on every day at 5 o'clock हम लोग फिर से solve करेंगे 20 MCQs. और ये 20 MCQs क्या होंगे आपके? ये 20 MCQs अगेन GS बेस्ड MCQs होंगे एंड दीज आर गोइंग टू बी सब्जेक्ट एंड टॉपिक स्पेसिफिक. सब्जेक्ट एंड टॉपिक स्पेसिफिक. ठीक है, जैसे आज जो हम सब्जेक्ट जिसको फोकस कर रहे हैं दैट इज एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप लोगों के बहुत बच्चे फॉरेस्टर के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट के ऊपर आई थॉट कि सबसे पहले जो 20 MCQs है वो एनवायरनमेंट पे करते हैं, कल किसी और पे करेंगे. ठीक है, और अगर किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है या आप चाहते हो कि मैं MCQs डिस्कस करूँ तो आप मुझे वो कॉमेंट सेक्शन में भी लिख के बता दिया करें. ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी. आज का पहला क्वेश्चन. First question is, who among the following coined the term environment? Was it Ernst Haeckel? Was it Arthur Tansley? What was it Thomas Carlyle? Was it Charles Darwin? So याद रखिएगा, it is Thomas Carlyle. ठीक है, सो थॉमस कार्लाइन इज द वन जिन्होंने एनवायरनमेंट का टर्म कॉइन किया था. मतलब अपनी एक रिपोर्ट में इसको जो पब्लिश हुई थी उस टाइम पे इन्होंने एनवायरनमेंट का टर्म कॉइन किया था. राइट. आर्थर टेंसले भी आपके रिलेटेड है विद इकोसिस्टम. ठीक है, अर्स्ट हैकेल विद इकोलॉजी. राइट, तो याद रखिएगा. Okay, question number 2. Second is, arrange the following in ascending order. I am ascending नहीं, in ascending order है ये. In ascending order मतलब starting with the basic level and moving to the advanced level. ठीक है, और इसमें आपको क्या दिया है? इसमें आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे हैं. ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है फॉर JKSSB. ठीक है, तो अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ इकोलॉजी का, सो इफ वी स्टार्ट विद द बेसिक लेवल तो वो क्या होता है? वो होता है आपका इंडिविजुअल. ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी. कम्युनिटी के बाद आता है आपका इकोसिस्टम. राइट, फिर आता है आपका बायोम, फिर आता है आपका बायोस्फेयर. राइट, फिर आता है आपका अर्थ इन टोटालिटी, फिर आता है यूनिवर्स मतलब अर्थ इन टोटालिटी, फिर आपका एंड में आता है द गोल्डी लॉक जोन्स. राइट, सो अगर हमको असेंडिंग में देखना है, स्टार्टिंग विद द बेसिक, इट इज इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम. सो इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, रॉन्ग. दिस वन इज रॉन्ग. इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, यस दिस इज राइट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड इज, स्पीशीज सिलेक्टेड फॉर मेकिंग कंजर्वेशन रिलेटेड decisions typically because protecting these species indirectly protect many other species. right, इनको कौन सी species कहते हैं? क्या वो हमारी indicator species होती हैं, क्या वो umbrella species है, flagship है, या endemic species होती हैं? तो याद रखिएगा, कुछ ऐसी species होती हैं, mostly ये आपकी large species होती हैं. ठीक है, large sized species होती हैं और इनको बोला जाता है अम्ब्रेला स्पीशी. अम्ब्रेला स्पीशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने से ना बाकी ऑर्गेनिजम्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं और उनका नेचुरल हैबिटेट भी प्रोटेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टाइगर इज अ अम्ब्रेला स्पीशी. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट इज एन अम्ब्रेला स्पीशी. एलिफेंट आपका पायनियर स्पीशी भी है. ठीक है, अब ये क्या है? टाइगर को अगर हमको कंजर्व करना है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आया आपका, प्रोजेक्ट टाइगर को कंजर्व करने के लिए आपको इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली हैबिटेट प्रोटेक्ट भी हो जाएगा. इसी के साथ आपको इसके प्रे को प्रोटेक्ट भी करना है, तो ऑब्वियसली जितने भी हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म है या लो लेवल के जो कार्निवोर्स वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे. राइट, सो इसीलिए इनको बोलते हैं हम अम्ब्रेला स्पीशीज एंड दीज आर द वन जिनको प्रोटेक्ट करने से बाकी ऑर्गेनिजम्स एंड द हैबिटेट इज आल्सो प्रोटेक्टेड. ठीक है,
All right, let's move ahead. Question number 4. Fourth question is kelp forests are what? Are they ये परफ्रॉस्ट नहीं है, ये परमाफ्रॉस्ट है. परमाफ्रॉस्ट एरियाज, अंडर वाटर फॉरेस्ट, हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट और दीज आर द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो याद रखिएगा kelp फॉरेस्ट ना फॉर द लास्ट 2-3 साल दे हैव बिन इन न्यूज. और kelp फॉरेस्ट आपके अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं, मोस्टली कोल्ड वाटर्स में. ठीक है, मोस्टली कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं. और ये पानी के अंदर के पेड़, मतलब पेड़ नहीं है, फॉरेस्ट्स हैं, वन है, राइट. और मोस्टली ये जो फॉरेस्ट है ना, याद रखना ये ब्राउन एल्गी के हैं, ब्राउन एल्गी के हैं, राइट. एंड ऑफ कोर्स दीज आर मोस्टली फाउंड इन द कोल्ड वाटर्स एंड इन शैलो वाटर्स. अब ये देखो शैलो वाटर्स में क्यों मिलते हैं, क्योंकि अगर डीप वाटर्स में होंगे तो प्लांट्स जो है वो, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, राइट. तभी ये शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं एंड इन कोल्ड वाटर्स. और इंडिया में kelp फॉरेस्ट नहीं पाए जाते. ठीक है, लेकिन kelp फॉरेस्ट का ना डिस्ट्रक्शन बहुत हेवीली हो रहा है. ठीक है, इसलिए kelp फॉरेस्ट आपके न्यूज में रहे थे. और kelp फॉरेस्ट को जो मेजर थ्रेट है ना, वो है आपके सी अर्चिन से. किससे? सी अर्चिन से. सी अर्चिन क्या है? सी अर्चिन एक तरीके का एकिनोडर्म है. ठीक है, कुछ लोग इसको एकाइनोडर्म भी कहते हैं, व्हाटएवर व्हिचएवर वे यू लाइक इट बोल देना. सो दिस इज आल्सो एन एकिनोडर्म. एकिनोडर्म होते हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है. ठीक है, सो सी अर्चिन्स जो हैं दे आर वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू द kelp फॉरेस्ट. या फिर सी अर्चिन्स जो है वो नेचुरली जो हमारे वो kelp फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ठीक है, सो याद रखिए kelp फॉरेस्ट क्या है, ये अंडर वाटर फॉरेस्ट है. All right, next up. Okay, so before I move forward, guys, we have started our new course जिसमें हम upcoming JKSSB एग्जाम, चाहे वो JKPSI हो, नायब तहसीलदार हो या फिर आपका कांस्टेबल हो, पटवारी हो, उनको टारगेट कर रहे हैं. हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं. एंड हमारा अभी रिसेंट जो है 5 सितंबर से हमारा न्यू ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हुआ है 3 बजे को, राइट. 8:30 और 11:30 का बैच भी अवेलेबल है. द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर जस्ट इन केस यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. एंड जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन हमको ज्वाइन नहीं कर सकते और आप हमको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स ए उड़ान. और वहाँ पर जाके आप हमारे जो भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. और जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो जब वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो प्लीज़ अप्लाई द कूपन कोड विच इज़ YASH10. ठीक है, एंड यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% इन योर फी. ठीक है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं. All right, let's move ahead. World's only floating national park कहाँ पे है? मणिपुर, मेघालय, असम, गोवा. So that is the Kebul Lamjao National Park which is in the state of Manipur. And this floating national park यहाँ ये कौन सी लेक के ऊपर है? तो लोकतक पे है. ठीक है, एंड लोकतक लेक इज फेमस फॉर कुम्बीज. ठीक है, और ये है क्या? ये बेसिकली रिंग शेप्ड बायोमास है. सो दिस इज बेसिकली अ रिंग शेप्ड बायोमास. ठीक है, मतलब आप लगा लीजिए आइलैंड्स हैं, बायोमास के आइलैंड्स हैं. ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो फेमस फ्लैगशिप स्पीशी कौन सी है? फेमस स्पीशी कौन सी है यहाँ की? सो दैट इज द शंघाई डियर. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द डांसिंग डियर. ठीक है, और डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं? मैंने बताया ना को कि इन फुंडीज के ऊपर जब वो एक फुंडी से दूसरी फुंडी के ऊपर जंप करता है, सो इट टेक्स टाइम टू बैलेंस इटसेल्फ एंड देयरफॉर इट लुक्स एज इफ द डियर इज डांसिंग एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द डांसिंग डियर. ठीक है, All right, next up, question number 6. Who among the following is not an evil quartet? सबसे पहले तो evil quartet है क्या? तो याद रखिएगा आपके जेरड डायमंड, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था अबाउट द 4 प्रिंसिपल रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जिसको हम प्यार से ईवल क्वार्टेट कहते हैं. ईवल मतलब खराब, क्वार्टेट मतलब 4 चीजें, क्वार्ट मतलब 4. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना वो ईवल क्वार्टेट है आपका. सबसे पहले आता है हैबिटेट लॉस.
सबसे पहले हैबिटेट लॉस, दूसरा इज द को एक्सटिंक्शन, तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले हैबिटेट लॉस, दूसरा इज द को एक्सटिंक्शन, तीसरा है, ठीक है, तो क्या आंसर आया इसका? को एक्सटिंक्शन भी है, हैबिटेट लॉस भी है, ठीक है, आपका अच्छा ये ऊपर लिखा है ना, हाँ, और चौथा आ गया आपका इन्वेजिव एलियन स्पीशी, और ये भी है। सो व्हाट इज नॉट द आंसर? डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द आंसर, क्योंकि हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो द इविल क्वार्टेट, एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो इविल क्वार्टेट, इवन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आल्सो एन इविल क्वार्टेट, एंड को एक्सटिंक्शन इज आल्सो एन इविल क्वार्टेट। डिफॉरेस्टेशन जो है इट इज नॉट एन इविल क्वार्टेट, राइट? ओके, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा तेज तेज करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द प्रोजेक्ट वनीकरण? सो प्रोजेक्ट वनीकरण आया है फॉर द पर्पस ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट। नंबर 2, इसी के साथ ये ना रूट से ही, जड़ से उखाड़ना चाहते हैं वहां के इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, प्राइमरीली इन्वेजिव एलियन स्पीशी, ठीक है, तो सेना सेप्टेबिलिस, उन जैसी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को ये निकालना चाहते हैं, एंड इट इज स्टार्टेड बाय द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। वायनाड जो आपका नेशनल रिजर्व्ड एरिया है, वहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अप, ticks on dog is an example of what? Mutualism, competition, parasitism, amensalism. So mutualism क्या होता है? जिसमें both the species are benefited. Competition, both the species are at harmed. Parasitism, एक को positive, एक को harm. Amensalism, एक को negative, एक को positive. Sorry, एक को negative, एक को no harm, no profit, no loss, या फिर no harm, ना ही कोई फायदा, ठीक है। ओके, सो टिक्स ऑन डॉग्स, सो टिक्स क्या है? आपके जैसे जानवरों को हो जाती है ना, मोस्टली आपके जो डैम्प एरिया में रहते हैं या फिर बारिशों के टाइम पे कीड़े पड़ जाना, राइट? तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म भी दो प्रकार की होती है, एक्टो एंड एंडो। एंडो हो गई आपकी इनसाइड वाली, और एक्टो हो गई जो आउटसाइड है। और ये टिक्स ऑन डॉग, दिस इज एक्टो, क्योंकि ये आउटसाइड बॉडी है ना, और इंडो हो गया जो इनसाइड बॉडी चले जाती है, जैसे कोविड वायरस, वो एंडो पैरासिटिज्म हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, 9th, ऑर्गेनिज्म विद नैरो टॉलरेंस रेंज। सबसे पहले तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक टॉलरेंस रेंज होता है, जिसको हम इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब वो टॉलरेंस रेंज या तो ज्यादा हो सकता है, वाइड हो सकता है, या तो कम हो सकता है, मतलब नैरो हो सकता है। जो जिनका टॉलरेंस रेंज वाइड होता है उनको बोलते हैं यूरी ऑर्गेनिजम्स। जैसे यूरी हेलाइन का मतलब वाइड रेंज ऑफ सेलाइन कंडीशंस। यूरी थर्मल जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस को भी झेल सकते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जिनका नैरो होता है उनको हम बोलते हैं स्टीनो, जैसे स्टीनो हेलाइन, जिनका सैलिनिटी का रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। इसका एग्जांपल आप देख लो, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन फ्रेश वाटर है ना, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन ये फ्रेश वाटर है, इसको सलाइन वाटर में डालोगे तो इसका वो टॉलरेंस रेंज बड़ा कम है, नहीं सर्वाइव कर पाएगी। इसके अलावा एक होता है स्टीनो थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर के बेसिस पे। ये हो गया आपका पोलर बियर, पोलर बियर को आप क्या कहते हैं, पोल से उठाकर यहाँ पे ले आओगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसका टॉलरेंस बैंड ही नहीं है, वो ठंडे इलाकों के लिए बना है, गर्म इलाकों के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, 10th क्वेश्चन, पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी और रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन रेप्टाइल्स इज कॉल्ड व्हाट? हाइबरनेशन, डायपॉज, टॉरपोर या ब्रूमेशन। तो याद रखिएगा ये चारों के चारों पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी है या सस्पेंडेड एक्टिविटी है, ठीक है, सस्पेंडेड एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे डायपॉज हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, हाइबरनेशन हो गया मैमल्स के केस में, कोल्ड कंडीशंस में होता है। टॉरपोर हो गया आपके ये भी हाइबरनेशन जैसा ही होता है, लेकिन ये फ्यू डेज या फ्यू आवर्स तक लास्ट करता है। और जो रेप्टाइल्स में होता है उसको हम ब्रूमेशन कहते हैं।
ठीक है, मैमल्स वाले को हाइबरनेशन, रेप्टाइल्स वाले को ब्रूमेशन। चलो 11th, okay, before I move forward guys, our JKP sub inspector batch has also started, sub inspector batch has also started, right? So अगर आप चाहें तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। Our online course has recently been launched, all our newly recorded videos, the numbers are given over here, you can get yourself registered। और जब भी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप जब पेमेंट करने लगे तो वहाँ पर यश 10 कूपन कोड डालने से आपको 15% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अप, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, इन्वर्टेड होता है, बोथ होता है कि नन? दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट, दिस इज पिरामिड, दिस इज देखो पिरामिड अपराइट एंड पिरामिड इन्वर्टेड, ठीक है। और पिरामिड ऑफ नंबर दोनों हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास वो भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नेवर इन्वर्टेड, नेवर इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट अप, pollutant after entering a food chain shows what? Magnification, reduction, okay। So question basically ये है, the choice of words is not correct। question ये है कि जब कभी भी एक pollutant enter करता है food chain को और जब ये move करता है from one trophic level to another trophic level, one trophic level to another trophic level, तो pollutant क्या होता है? magnify होता है, reduce होता है, constant रहता है, या एक parabolic path face करता है, मतलब पहले बढ़ेगा constant and then it tends to डिक्रीज। तो याद रखना, इट ऑलवेज मैग्निफाइज और इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, तो पॉल्यूटेंट क्या होता है? मैग्नीफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट अप, 13th, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ पे हैं? मेघालय, मणिपुर, असम या वेस्ट बंगाल? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज है वो है हमारे मेघालय में। और मोस्टली ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस है ना मेघालय वाले रीजन में, ये रबर ट्री के होते हैं और ये ना आपके खासी ट्राइब के द्वारा, मोस्टली खासी एंड जयंतिया बोथ, बाकी भी बट प्राइमरीली खासी ट्राइब का ये एक तरीके का एक मतलब इनोवेशन आप मान लीजिए या कुछ ऐसा था। और इनको ना लोकल भाषा में ना लिविंग रूट ब्रिजेस को जिंग कियांग जिरी कहते हैं, ठीक है। सो जिन कियांग जिरी किसको बोला जाता है? ठीक है, राइट। सो जिंग कियांग जिरी कहते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस को लोकल भाषा में इन मेघालय। Okay, let's move ahead. 14, xerophytes are organisms found in waterlogged conditions, arid conditions, swampy areas या rain forest। तो याद रखिएगा, xerophytes होते हैं वो वाले organisms जो जहाँ पे वाटर लेस होना या फिर ड्रॉट प्रोन रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जीरोफाइट जो फिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, राइट। तो कहाँ पाए जाएंगे? ऑब्वियसली एरिड कंडीशंस में, ठीक है, मोस्टली डेजर्ट्स। ओके, नेक्स्ट अप, 15, डाउन्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ व्हाट? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका? तो डाउन्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज हैं, ठीक है, वेल्स हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, which among the following aquatic organisms are found at the air water interface? यहाँ पर न्यूस्टन्स, पेरिफाइटन्स, प्लैंक्टन्स या नेक्स्टन्स, so these are the न्यूस्टन्स, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए बीटल्स, फ्लाइज, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे फ्लाइज वगैरह के लार्वे हो गए, ठीक है, ये सारे होते हैं न्यूस्टन्स, ठीक है। 17, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड वेयर? सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स, अमेज़न या बनी ग्रासलैंड्स? तो सुंदरबंस आर फाउंड इन द, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबंस, ठीक है, दैट इज योर वेस्ट बंगाल, मतलब दीज आर दी मैनग्रोव्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है।
Next up, which among the following also known as the rainforest of ocean? Kelp, शोला, corals या wetlands? तो kelp भी under forest है, शोलाज आर नॉट अंडर वाटर फॉरेस्ट, ये बेसिकली आपके हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं डोमिनेटेड बाय ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस बोलते हैं हम कॉरल्स को, क्योंकि कॉरल्स 1% ऑफ द लैंड मास ऑक्यूपाई करते हैं और इस 1% के ऊपर मोर देन 25% की बायोडाइवर्सिटी इन्हीं के ऊपर जिंदा है, राइट, इसीलिए इनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड कोरल रीफ डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 जून, 2 जून, 19 जून या 8 जून? तो वर्ल्ड कोरल रीफ डे या फिर कोरल रीफ अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को, ठीक है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में थीम बताना है, थीम 2024, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट कोरल ट्रायंगल डे कब सेलिब्रेट होता है? तो कोरल ट्रायंगल बेसिकली एक ना कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है जो बेसिकली 6 कंट्रीज का इनिशिएटिव है जिनके पास 75% ऑफ द कोरल्स हैं, राइट। सो वो है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, तैमूर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड, राइट। इसके अलावा आपका पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, और आपका वन इज आई एम फॉरगेटिंग, तैमूर लेस्टे, ये फिलीपींस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और इंडोनेशिया, और इन 6 में भी इंडोनेशिया के पास मैक्सिमम है, ठीक है। इन सब ने इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव को, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कोरल्स, राइट, और इसीलिए 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है कोरल ट्रायंगल डे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी थीम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में 2024, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आई होप आपको मजा आया होगा। दीज फॉर द 20 MCQs बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक के ऊपर 20 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज टुमारो।